सरिता 20 साल बाद मायके आई थी। बस से उतरते ही गांव की मिट्टी की खुशबू से वह भाव विभोर हो गई। बस स्टॉप के दाहिनी तरफ ऊंचा पहाड़ जैसा रेत का टीला था। उसे याद आया, इसी टीले पर बैठकर वह गाय चराया करती थी। यहाँ से पूरा गांव दिखता था। गांव अब बदल गया था। पगडंडी की जगह अब सीमेंट की सड़क बन चुकी थी। उसने सड़क छोड़ दी। वह एक बार उस टीले पर चढ़कर बचपन को जी लेना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से वह टीले पर चढ़ पाई। उसकी सांसें फूल गई थी। टीले से उसे पूरा गांव दिखाई दे रहा था। पूरे 20 साल बाद वह गांव को देख रही थी। सरिता की आंखों से टपक टपक आंसू बह निकले। उसे लग रहा था किसी जेल से रिहा होकर आई हो। ससुराल जेल ही तो बन गया था उसके लिए। पति और सरिता के भाइयों के बीच बड़ा विवाद हो गया था। इसी बात को लेकर पति ने उसके मायके जाने पर पाबंदी लगा दी थी। जब तक पति जिंदा था वह मायके नहीं आई, मगर पिछले महीने ही पति की मृत्यु हो गई थी। पति के गुजरते ही बुढ़ापे में मायके का मोह जाग गया था। बाबुल की गलियां उसे बुलाने लगी थी। गांव की बातें रह रहकर उसे याद आने लगी थी। एक औरत के लिए मायके आना किसी त्योहार से कम नहीं होता। जब उसे मायके आना होता है तब 10 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती है। मीठे सपने बुनने लगती है। सरिता की आंखें तो 20 साल से मायके को देखने के लिए प्यासी थी। आज वह पोते पोतियों की दादी बन चुकी थी, मगर मायका फिर भी उसे लुभाता था। वह चश्मा लगाकर टीले पर बैठी गांव को निहारने लगी। उसे लगा उसकी सारी सहेलियां भी उसके पास टीले पर आकर बैठ गई है। ए सरिता, चल आजा, बैर तोड़ते हैं। खास सहेली गरिमा की आवाज़ सरिता के कानों में पड़ी तो सरिता चौंक गई। उसने अपने चारों ओर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। यादों के घोंसले से एक एक कर सारे चेहरे सरिता की आंखों के सामने सजीव होने लगे। शाम हो गई है। सरिता बिटिया, टीले से नीचे आ जा, घर चलते हैं। सरिता के मुंह से अनायास ही निकल गया, आई बापू। सरिता ने फिर उचक कर चारों ओर देखा। बापू तो कहीं नहीं थे। बापू की याद आते ही सरिता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कितना लाड लड़ाते थे उसे उसके बापू, कितने नखरे उठाते थे बापू। जब वह रूठ जाया करती थी तब कितने प्यार से मनाते थे बापू। जब वह अपनी सहेली गरिमा की फ्रॉक देखकर बापू से बोली थी, मुझे भी ऐसी ही फ्रॉक चाहिए, तब उसी दिन शहर जाकर बापू फ्रॉक ले आए थे। बापू उसकी हर पसंद जानते थे, मगर उसके लिए दूल्हा देखते समय पता नहीं कैसे चूक गए। शादी के बाद जब वह पहली बार मायके आई थी तब बापू से बोली थी, ये क्या दूल्हा देखा है बापू, हर समय गुस्से में रहता है, औरत की इज्जत करना तो जानता ही नहीं। पत्थर दिल इंसान के साथ पहाड़ सी जिंदगी कैसे कटेगी बापू, कहकर वह रोने लगी थी। तब बापू ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा था, शुरू शुरू में ऐसा लगता है बिटिया, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मगर सब ठीक कभी नहीं हुआ। खड़ूस पति कभी नहीं बदला, हर समय अपनी चलाता था। दूसरे की भावनाओं से उसे कोई मतलब नहीं था। एक नापसंद इंसान के साथ सरिता ने जिंदगी के 40 साल गुजार दिए थे। बापू के देहांत पर भी सरिता को नहीं जाने दिया गया। आखिरी बार बाप का चेहरा देखना भी उसे नसीब नहीं हुआ था। वह धीरे धीरे टीले से नीचे उतर आई। थोड़ी दूर चली थी कि बरगद का पेड़ आ गया। वह पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठकर आराम करने लगी। सरिता ने सर उठाकर बरगद की शाखाओं को देखा, जो अब काली पड़ चुकी थी, क्योंकि गांव में अब नालियां बन चुकी थी। इस कारण पूरे गांव का गंदा पानी बरगद के आसपास इकट्ठा होने लगा था। शुद्ध पानी में पनपने वाला बरगद वृक्ष गंदे पानी के कारण कमजोर और झुलसा हुआ लग रहा था। सरिता ने आंखें बंद की तो यादों का पंछी एक बार फिर से फड़फड़ाया। सरिता, ऊपर आ जा, देख यहाँ कितना मजा आ रहा है। सरिता को लगा जैसे उसकी सहेली गरिमा ने सचमुच उसे पुकारा हो। सरिता ने भरी आंखों से ऊपर देखा, मगर ऊपर तो कोई भी नहीं था। अचानक सरिता ने महसूस किया जैसे उसका गला सूख रहा है। उसने पानी के लिए इधर उधर नज़र दौड़ाई,
मगर उसे कहीं कोई नल वगैरह दिखाई नहीं दिया। वह उठकर चलने को हुई तो चक्कर आने लगे। इस कारण वह वापिस बरगद की छांव में बैठ गई। फिर उसका दिल किया जैसे ठंडी छांव में थोड़ी देर लेट जाए। बरगद के चबूतरे पर वह शांत होकर सोई हुई थी। उसे लगा बापू आकर उसके सर को सहलाकर कह रहे हैं, सरिता बिटिया थक गई क्या? वह अर्धसुप्त अवस्था में बड़बड़ा रही थी, हाँ बापू सचमुच थक गई हूँ। बापू ने कहा, चल मेरी उंगली पकड़ ले। वह मचलते हुए बोली, नहीं बापू, मुझे आपके कंधे पर बैठना है। बापू बोले, आजा बिटिया कंधे पर बैठ जा। फिर सरिता ने महसूस किया जैसे वह बिल्कुल हल्की होकर आसमान में उड़ रही है, बिल्कुल किसी परी की तरह। कुछ देर बाद बरगद के नीचे चबूतरे पर एक औरत का शव पड़ा था। देखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। फिर जब सरिता के भाइयों ने देखा तो अपने आंसू नहीं रोक पाए। बरसों बाद बहन मिलने आई थी मगर घर तक नहीं पहुंच पाई। वह मायके के सफ़र पर निकली थी मगर भीतर से जर्जर शरीर पता नहीं क्यों बीच राह में साथ छोड़ गया था। शायद उसके जीवन की यात्रा का विराम इसी बरगद के पेड़ के नीचे लिखा था। मायके की महकती जमीन पर आनंद पाकर शायद आत्मा ने सोच लिया था कि स्वर्ग आ गया है। दोस्तों, औरत के लिए पीहर संजीवनी की तरह होता है। वहां जाकर उसे अथाह खुशी मिलती है। जब वह मायके जाकर वापस आती है तो मीठी यादें साथ लेकर आती है। एक तरह से वह रिचार्ज होकर आती है। फिर उन मीठी यादों के सहारे कई महीनों काट देती है। इसलिए एक बेटी से उसके मायके जाने का अधिकार ना छीने, क्योंकि वह उसकी जन्मभूमि है जहां उसने जीवन के कई साल गुजारे हैं। मायके की गलियों और सखी सहेलियों में उसकी जान बसती है, चाहे वह कितनी भी उम्र पार कर ले। मायके के नाम से ही उसके हृदय में एक हुक सी उठने लगती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।